Hello my dear students, how are you all? I am Pavitra Bag here to teach you biology. So guys, हम लोग ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं, ये सेकंड लेक्चर है. अगर फर्स्ट लेक्चर जो लोग नहीं देखे हो, जो स्टूडेंट नहीं देखे हो, वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर नंबर 2. तो बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्लासिफाई बस किए थे. ठीक है, सो कुछ इस तरह से हम लोग किए थे क्लासिफिकेशन. यू कैन सी हियर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by R.H. Whittaker in the year 1969. According to him, the organisms are divided into 5 kingdom. First one is kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. So ये जो किए थे क्लासिफिकेशन, इसमें कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन किए थे. मोनेरा में वो इंक्लूड किए थे सारा का सारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. ओके, यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को इंक्लूड किए थे. ओके, देन प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को ऐड किए थे. देन इन किंगडम फंगी सारा फंगी को ही इंक्लूडेड किए थे. ऑल फंगस कम्स अंडर दिस. ओके, देन प्लांटे में ऑल प्लांट्स, इसमें तुम्हारा आल्गी वगैरह भी आते हैं. ओके, एनिमलिया में सारा का सारा एनिमल्स लाइक एलिफेंट, टाइगर, ह्यूमन बींग्स, एप्स. ओके, सारा का सारा इसी किंगडम एनिमलिया में ऐड किए थे. ओके, so this is how 5 kingdom classification was done by R.H. Whittaker in the year 1969. तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट होता है, कौन से ईयर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था एंड कौन से साइंटिस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे. ओके, सो दिस ये दो क्वेश्चन बन सकता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है, इसी के बारे में भी पूछते हैं. दैट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. ओके, देन प्रोटिस्टा में क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं. ये एक, दूसरा नेम ऑफ द साइंटिस्ट, थर्ड मोनेरा का क्या ऑर्गेनिज्म होता है, फोर्थ यूनिसेलुलर जो हमारा प्रोटिस्टा का क्या ऑर्गेनिज्म होता है. सो दिस इज हाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज डन. तो चलो आगे चलते हैं. Okay, so there is another kingdom that is known as 6 kingdom classification. Okay, 6 kingdom classification को हम बेसिकली डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, बेसिकली वी कॉल देम डोमेन सिस्टम. ओके, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वुज. अब देखो, इसी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं. डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है किंगडम से भी बड़ा. ओके, किंगडम से भी बड़ा होता है डोमेन. तो ऐसा क्या है इस क्लासिफिकेशन में, कार्ल वुज क्या बताए थे, ये बहुत ही बढ़िया लॉजिक है. देखते हैं. देखो, तो उनके हिसाब से सबसे पहले दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म आए थे, दुनिया में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे, उनको वो डोमेन के हिसाब से बोलते थे. सबसे ऊपर किंगडम से भी ऊपर ये बोलते थे. तो उनके हिसाब से, ठीक है, उनके हिसाब से डोमेन 3 टाइप का था. ओके, देयर आर 3 डोमेन अकॉर्डिंग टू कार्ल वुज. पहला डोमेन था आर्की. आर्की का मतलब है जो बैक्टीरिया वगैरह, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इनको. ओके, पहले जो प्रेजेंट थे, कोई ऑर्गेनिज्म जब नहीं बना था. ठीक है, ये बात हम इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे कि जब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बना था तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बने थे. ओके, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बने थे तुम्हारा, जिसको हम आर्क बोल रहे हैं.
और आर्की बोल रहे हैं। ओके, आर्की, दिस इज द फर्स्ट डोमेन। ओके, यही आर्की धीरे 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 मॉडिफाई होके और एक डोमेन बनाए थे, दैट इज बैक्टीरिया। ओके, तो हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है, आर्की, आर्की मिल गया, आर्की इज द फर्स्ट प्रिमिटिव। देन ये जो बैक्टीरिया है ये सब तुम्हारा मॉडिफाई हो गया आर्किया का। देन बैक्टीरिया के बाद, बैक्टीरिया से तुम्हारा, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है। और इवोल्यूशन में भी ये भी बात पढ़ोगे कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल बने थे। तो बैक्टीरिया से फिर तुम्हारा तीसरा नंबर जो डोमेन है बना, दैट इज यूकेरिया। यूकेरिया मतलब यूकैरियोट्स के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। सो देयर आर 3 डोमेन, वन इज योर आर्किया जो कि सबसे प्रिमिटिव है। आर्किया थोड़ा बहुत मॉडिफाई हुआ उनके बॉडी में, तो बैक्टीरिया मिला हमको। थर्ड वन इज बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक का डेवलपमेंट हुआ है। तो उसी यही बात को कार्ल वुज बोले, और इन्हीं सभी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को डोमेन के हिसाब से नेमिंग किए, एंड दीज आर द एबोव ऑफ द किंगडम, किंगडम से ये बड़ा है। फिर देन आर्किया में बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनको हम किंगडम के हिसाब से जानेंगे। डोमेन के बाद किंगडम आएगा। ओके, डोमेन के बाद किंगडम आएगा। किंगडम में आर्किया से जो आएंगे उनको आर्की बैक्टीरिया बोलेंगे। ओके, देन बैक्टीरिया से जो आएंगे इनको हम यू बैक्टीरिया बोलेंगे। अब देखो, आर्की बैक्टीरिया बेसिकली हमारा पुराना बैक्टीरिया है, ओके, एंसेस्टर है, मतलब पुराना। और ये यू बैक्टीरिया जो है मॉडिफाइड फॉर्म से बने हैं, तो ये मॉडर्न बैक्टीरिया है। तो आर्की बैक्टीरिया पुराना है और यू बैक्टीरिया मॉडर्न है, ऐसे इसी हिसाब से याद रखो। तो आर्की से आया तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया से आया तुम्हारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को जनरली ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ट्रू बैक्टीरिया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फंक्शन वेल नोन है और आर्की बैक्टीरिया से बहुत ही बेहतर है। ओके, देन यूकेरिया में तुम्हारा 4 किंगडम आते हैं। यूकेरिया में 4 किंगडम आएंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट वन इज योर प्रोटिस्टा, सेकेंड वन इज फंगी, थर्ड वन इज प्लांटे, एंड फोर्थ वन इज एनिमलिया। सो यू कैन सी हियर यूकेरिया में 4 आ रहे हैं, मतलब ये सारा का सारा प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया सारा का सारा क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पे है। ओके, यूकैरियोटिक है। और ये दोनों जो हमारा आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। ओके, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। ओके, देन ये जो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया है, 5 किंगडम सिस्टम का मोनेरा में आते हैं। 5 किंगडम सिस्टम का मोनेरा में आते हैं ये दोनों। कौन कौन, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो अगर आपका मेडिकल एंट्रेंस में अगर इसी में से क्वेश्चन आएगा, 95% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्वेश्चन आ सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या मतलब सिमिलरिटीज है। पहला बात तो यूकेरिया में तुम्हारा चारों का चारों किंगडम आ जाएगा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटी एंड एनिमलिया। और डिफरेंस क्या है बोलेगा कि, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया है, बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के रिप्लेस में मोनेरा है। तो दिस इज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट इसको हम नहीं पढ़ते हैं, हम बेसिकली पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन से बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफाई हुआ था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5
किंगडम। ओके, 5 किंगडम का कौन सा बेसिस से क्लासिफिकेशन हुआ था, तो एक एक करके उनको देखेंगे कौन कौन से मतलब हुए थे, कौन कौन से बेसिस पे। सो पहला बात बोल रहा है कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर बोल रहा है, यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब सेल ये तुम्हारा पूरा मतलब नीचे लेवल का, ठीक है, सेल मतलब डेप्थ लेवल का, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे सेल स्ट्रक्चर था, फिर टोटल बॉडी कैसे स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे उनका खान पान है, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका डाइट कैसा है उसी के हिसाब से, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपना बेबी बनाते हैं उसी के हिसाब से, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी। ओके, इवोल्यूशन के बारे में बताता है। तो चलो एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या है चीजें, क्या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर है, क्या तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ओके गाइज, फर्स्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सो पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर में, ठीक है, दो टाइप में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर में एक आएगा तुम्हारा प्रोकैरियोट्स एंड दूसरा आएगा यूकैरियोट्स। जो बच्चे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बता देता हूं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बेसिकली उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं नो न्यूक्लियस लिख देता हूं, ठीक है, इनके पास सही वाला न्यूक्लियस नहीं होता है। सही वाला न्यूक्लियस क्या, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कवरिंग होना चाहिए, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में ये सब बताया हूं, अगर जिसको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोग जाकर देख सकते हो, तुम्हारा पहला क्लास जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। एंड यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड और ट्रू न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्यों ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। फिर भी जो बच्चे नहीं जानते हो मैं उनको बता देता हूं। प्रोकैरियोटिक का एक एग्जांपल है बैक्टीरिया। ओके, इसका मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है। ओके, बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग बेसिकली सेल वॉल होता है, उसके अंदर और एक लेयर होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मैं डायग्राम ही बना देता हूं बैक्टीरिया का। ओके, दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये कवरिंग वगैरह है, ठीक है, बैक्टीरिया का। देन इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ओके, देन इसके पास डीएनए होगा। डीएनए बेसिकली गाइस यहाँ पे कॉइल्ड होता है, नेकेड होता है। हम लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ेंगे होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, जो डीएनए बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होता है। बट बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो ये जो डीएनए है तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, ओपन रहता है। ओपन रहता है इसीलिए इसको नेकेड डीएनए बोलते हैं। मतलब नेकेड डीएनए मतलब कुछ पहना नहीं है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो इसको नेकेड डीएनए बोलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो विदाउट न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। ओके, अब देखो यूकैरियोट्स में तुम्हारा कौन कौन आते हैं, बेसिकली प्लांट्स आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं, एनिमलिया आते हैं, फंगस आते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इनका भी मैं डायग्राम बना देता हूं। मान लो एनिमल सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, मान लो ये हमारा एनिमल सेल है। ओके, एनिमल सेल के आउटर कवरिंग सेल वॉल नहीं होता है, आउटर कवरिंग एनिमल सेल का, ये तुम्हारा एनिमल सेल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एरो कर देता हूँ, समझ जाओगे। एनिमल सेल का आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इनके बॉडी में न्यूक्लियस इनके सेल में
न्यूक्लियस होता है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जैसे कि ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे कवरिंग होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसको हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जिसके पास, सिंपली याद रखना है आपको, जो सेल के में जिस सेल में तुम्हारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विथ कवरिंग विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो भी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, अगर न्यूक्लियस होगा भी, अगर उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक्स। आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे गाइस। देन कम टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी का स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका क्या मतलब है। ओके, तो सेल वो था। अब देखो एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैसे बनेगा। मान लो ये हमारा एक ह्यूमन बींग्स है। ओके, ह्यूमन बींग्स का बॉडी कितने सेल से बना होगा, मल्टीपल नंबर से बना होगा, मल्टीपल सेल यूज हुई होंगे यहाँ पे, है कि नहीं। बट एक बैक्टीरिया को देखा जाए तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कितने सेल से बना होगा, 1 सेल से बना होगा, सिंगल सेल। तो इसी के हिसाब से तुम्हारा 2 तरह का बॉडी स्ट्रक्चर मिलेगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इज अबाउट 2 टाइप। वन इज योर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब ये है सिंपली जो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी टेक सम वाटर। तो यूनिसेलुलर क्या है, जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना होगा, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। So organism made up of single cell, only one cell, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां पे लिख देता हूं, मेड ऑफ सिंगल सेल। देन मल्टीसेलुलर क्या है, तो ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मैनी सेल। ओके, ये बहुत सारे सेल को लेकर बना होगा। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कुछ एग्जांपल देता हूं बच्चों, इसको आपको याद रखना है। बहुत सारे मतलब आगे पढ़ते जाएंगे ना, 11-12 में सारे जगह में काम आएगा तुम लोगों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम। तो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, हमेशा यूज होंगे। पहला तो हो गया बैक्टीरिया, फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड एमोइबा, और एग्जांपल देते हैं यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में हम पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं। थर्ड इज क्लामिडोमोनास, इसके बारे में भी हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन मल्टीसेलुलर का तुम लोग जानते हो, ह्यूमन बींग्स ऐप जितने बहुत सारे हम लोग देख पाते हैं, सारा का सारा तुम्हारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो ये एक बेसिस था, इसके बेसिस में तुम्हारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया था। देन आगे चलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तुम लोग को सिंपली समझाऊंगा, जब इनका प्रोसेस वगैरह आएगा तभी मैं तुम लोग को अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी इतना देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली ब्रॉडली देखा जाए तो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है।
पहला तुम्हारा ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो कि बेसिकली तुम्हारा फोटोसिंथेटिक होते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स का मैं मतलब समझा देता हूं। ऑटोट्रॉफ्स कौन है? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ओके, दे मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड, इसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। देन हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स क्या है? जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करेंगे। ओके, डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। ओके, खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। ठीक है, नाउ ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली टू टाइप्स, basically it is of two type. One is your chemosynthetic autotroph बोला जाता है इनको। देन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोला जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या है। केमोसिंथेटिक का मतलब है, यहाँ पे केमो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये केमिकल्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे केमो वर्ड आया है तो यहाँ पे केमिकल्स का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, ओके, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, एंड फूड मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इसी को हम केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इसके बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन फोटोसिंथेटिक में बहुत ही सिंपल है। फोटो मतलब यहाँ पे लाइट, देखो जो कैमरा, जो डीएसएलआर में उठाते हो फोटो, उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट। जो ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज करके, जो ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज करके खाना बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, photosynthetic autotrophs. Then come to the heterotrophs. Okay, heterotrophs are of three type. Let me make right here. Okay, first one is ingestive or holozoic. Ingestive or holozoic. Second one is absorptive और सप्रोफाइटिक, एंड थर्ड वन, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है बच्चों, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, तुम लोग थोड़ा एडजस्ट करना, नीचे लिखना। थर्ड वन इज पैरासाइटिक। ओके गाइस, देन तो इन जितने भी ये तीन हैं, हमारा इंजेस्टिव और होलोजोइक हो गया, एब्जॉर्प्टिव हो गया और पैरासाइटिक हो गया। इन सबको मैं एक एक करके समझाता हूं। ओके गाइस, अब देखो ओके, सो लेट मी मेक दिस। फर्स्ट देखेंगे इंजेस्टिव और होलोजोइक। फर्स्ट देखेंगे इंजेस्टिव और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इंजेस्टिव मतलब खाना को इंजेस्ट करना। फॉर एग्जांपल मान लो ये ह्यूमन बीइंग है, ओके, ये माउथ है उसका, दिस इज द माउथ। क्या करेंगे, यहाँ पे फूड को ये इंजेस्ट करेंगे, मतलब अपने माउथ से, माउथ के थ्रू से अंदर लेंगे और अंदर में डाइजेशन करेंगे। ओके, बॉडी के अंदर में डाइजेशन करेंगे। इसी टाइप का ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इंजेस्टिव और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखो ये तुम्हारा पहला वाला हो गया।
सेकेंड अगर मैं बताऊं तुम लोग को साप्रोफाइटिक, दैट इज साप्रोफाइटिक। साप्रोफाइटिक में क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा। देखो मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, साप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे इसके पास फूड पड़ा हुआ है, इसके पास यहाँ पे ये फूड है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो ऑर्गेनिज्म है कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा अपने माउथ के थ्रू से, अपने बॉडी के थ्रू से, एंड ये फूड में थूक देगा, ठीक है, अपना केमिकल को रिलीज करके यहाँ पे छोड़ देगा, किसमें, फूड में। जब ये केमिकल यहाँ पे, ये केमिकल है बच्चों, केमिकल जब फूड के कांटेक्ट में आएगा, ये फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब डाइजेस्ट हो जाएगा देन इसी फूड को ये जो ऑर्गेनिज्म है एब्जर्व कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जर्व कर लेगा। तो इसीलिए इसको एब्जर्प्टिव भी बोला जा रहा है, साप्रोफाइटिक और एब्जर्प्टिव। ओके, अब देखो इन दोनों के इंजेस्टिव एंड होलोजोइक में क्या डिफरेंस है। इंजेस्टिव और होलोजोइक में पहले खाना को जब अंदर ले रहे हैं, अंदर में डाइजेशन किया जा रहा है, ओके। बट इन केस ऑफ साप्रोफाइटिक क्या हो रहा है, ये पहले खाना को बाहर डाइजेशन कर रहे हैं, फिर बॉडी के अंदर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है साप्रोफाइटिक एंड इंजेस्टिव में। जनरली साप्रोफाइटिक फंगस वगैरह होते हैं, एग्जांपल दे देता है इसका, जनरली फंगी होते हैं, ओके। और क्या रहा, और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, दैट इज पैरासिटिक। ओके, पैरासिटिक कहाँ पे बनाऊं, और एक स्लाइड लेता हूँ गाइस। ओके, सो okay, here I have the new slide. Okay, you can see here about our parasitic one. पैरासाइटिक क्या करेगा, पहला बात तो ये है कि ये तुम्हारा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म नहीं खाएगा। जिससे तुम्हारा साप्रोफाइटिक डेड मटेरियल में खाता था, लेकिन ये डेड मटेरियल को नहीं खाएगा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेगा। ओके, क्या करेगा, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जो पैरासाइट्स है, ये जो ब्लू कलर बना रहा हूं ये पैरासाइट्स है, इसके अंदर पैरासाइट जिएगा, और ये ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेगा बॉडी में, वही न्यूट्रिशन को पैरासाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पैरासाइटिक क्या है, बेसिकली पैरासाइट जो होते हैं दे लिव विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आगे चलते हैं बच्चों, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, और जो भी बात तुम लोग को नहीं समझ में आया होगा यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ कम टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो सब लोग जानते हो बच्चों, फर्स्ट मैं बता देता हूँ रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन मतलब है पेरेंट्स से बेबी और ऑफस्प्रिंग बनना, इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देयर आर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, another one is sexual reproduction. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हो, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गैमेट का इन्वॉल्व नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये मैंने तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड में बताया था, वो चैप्टर भी आप लोग देख सकते हो। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बताए थे, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक में, सॉरी गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये तुम्हारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में हम डिटेली हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं गाइस। देन कम टू द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, जो लास्ट वाला कैरेक्टर्स है उसको हम अभी देखेंगे। सो नेक्स्ट इन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी,
और इवोल्यूशन के बारे में बात करना। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल सकते हो। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या होता है, पहला बात मैं फाइलोजेनी का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। फाइलोजेनी का मतलब है बच्चों इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम इसके बारे में बच्चों, हम इवोल्यूशन एक चैप्टर है 12th में, उस वहाँ पे जब पढ़ेंगे ना अच्छे से करेंगे। अभी मैं तुम लोग को बेसिक आइडिया देता हूँ, ठीक है। इवोल्यूशन चैप्टर है क्लास 12th का। ओके, 12th में इसके बारे में डिटेल ही पढ़ेंगे। ओके, तो फाइलोजेनी का मतलब हो गया, इसका ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। फाइलोजेनी का मतलब क्या? फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ है उसका हिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? फाइलोजेनी। अब देखो, एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे पता कर पाएंगे? ठीक है, देखो एक चीज है, आप लोग पढ़े होगे 10th में, एक वर्ड यूज करते थे फॉसिल्स। ओके, फॉसिल्स, फॉसिल से हमको पता लग सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका किस तरह से डेवलप्ड हुआ है। जैसे कि आप लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ सकते हो डायनासोर के। अब देखो डायनासोर है नहीं, यहाँ पे डायनासोर्स है नहीं, लेकिन डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं, तो उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ था और उनका डेथ कैसे हुआ था हम पता लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। एंड अब देखो, मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था तुम लोगों को। हमारा एंसेस्टर बोलते हैं मोंकी। ओके, मोंकी, देन मोंकी से हम लोग बने हैं होमोसेपियन और ह्यूमन बींग्स। ओके, अब देखो ह्यूमन एंड मोंकी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मंकी किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो ये ह्यूमन का, अभी ह्यूमन जो है, ह्यूमन मंकी से कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इसका हिस्ट्री और इसका रिलेशनशिप को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। सो ऑन दिस बेसिस ऑल्सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज डन। ओके, so these are all the properties or all the basis through which we can classify or we can conclude the 5 kingdom classification। और कुछ चीजें हैं और कुछ डेटा वगैरह है जो कि मैं आप तुम लोगों को अभी बताऊंगा। देखो बच्चों, नोट्स बनाते रहो, नोट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो जितना मैं बता रहा हूँ ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए एज वेल एज फॉर योर बोर्ड्स। तो तुम लोग 11th का दोगे नहीं, लेकिन 12th के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये देखो ये इवोल्यूशन के बारे में है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं पे करेंगे, मेल फीमेल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, देन उनके इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ये नीट के लिए ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ ना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। मैं यहाँ पे 3 स्टार दे सकता हूँ। ये नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को गारंटी देता हूँ मैं, आई कैन गारंटी ये नोट से आपको पक्का पक्का तुम लोग का नीट का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा कर लोगे तो मेडिकल एंट्रेंस क्रैक कर जाओगे। ये नोट्स तुम्हारा बायोलॉजी, मतलब मैं गारंटी के कह सकता हूँ तुम्हारा जो बायोलॉजी में जो नीट मेडिकल एंट्रेंस जो होता है वहाँ पे टोटल आता है 360। तो मैं ये नोट से बता सकता हूँ कि 340 टू 360 में से तुमको मिल जाएगा 340 टू 360 मार्क आएंगे बच्चे, ठीक है, 340 टू 360 मार्क। तो ध्यान से ये सब जो नोट्स हैं इनको नोट डाउन करते रहो और कॉपी में रखते रहो, ताकि फ्यूचर में तुम लोगों को काम आए। ओके, नाउ ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसको एक एक करके हम अभी स्टडी करेंगे। पहला बताया है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है 5 किंगडम के? पहला दिया है सेल टाइप। तुम्हारा कैरेक्टर्स क्या क्या दिए हैं? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड यहाँ पे तुम्हारा 5 किंगडम दिया है। 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। तो ये पहला पूछा है सेल वॉल, सॉरी सेल टाइप पूछा है। सेल टाइप मतलब हम लोग पढ़े थे
आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, तो मोनेरा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंगी यूकैरियोटिक है, प्लांटे यूकैरियोटिक है, एनिमलिया यूकैरियोटिक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मोनेरा जो है, मोनेरा सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और बाकी सब यूकैरियोटिक है। इतना याद रख पाओगे, ठीक है। मोनेरा इज प्रोकैरियोट्स एंड बाकी सब जो चारों किंगडम है वो यूकैरियोट्स हैं। देन यहाँ पे पूछा है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है? कवरिंग ऑफ सेल है। ओके, कवरिंग ऑफ सेल। तो कौन कौन से किंगडम में, ऑर्गेनिजम्स में तुम्हारा सेल वॉल होता है? पहला बात है कि यहाँ पे तो आप लोगों को याद रखना होगा, किंगडम एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है और बाकी सभी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो, सेल टाइप में तुम्हारा मोनेरा में प्रेजेंट था, प्रोकैरियोटिक है और बाकी सब यूकैरियोटिक है। सेल वॉल तुम्हारा क्या है? एनिमलिया में एब्सेंट है और बाकी सब में प्रेजेंट है। अब देखो, सेल वॉल जो होता है, ठीक है, सेल वॉल जो होता है बहुत सारी केमिकल से बना होता है। तो कौन से किंगडम के ऑर्गेनिज्म में कौन से केमिकल से बना है वो देखेंगे, ठीक है। सेल वॉल ऑफ मोनेरा, सेल वॉल ऑफ मोनेरा इज नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक का मतलब क्या है? यहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। सेलुलोज एक केमिकल कंपाउंड है जो कि प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड से बना होता है एंड एमिनो एसिड। पॉलीसैकेराइड क्या है बच्चों? एक कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। दीज आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से तुम्हारा पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड से बना होता है तुम्हारा मोनेरा का सेल वॉल। देन प्रोटिस्टा में कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। फंगी में प्रेजेंट होता है विथ काइटिन। ये CHITIN, बच्चे चिटिन पढ़ते हैं। ओके, दिस इज एक्चुअली काइटिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, काइटिन। तो ये इसमें तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट में, मेडिकल एंट्रेंस में, कि फंगी का सेल वॉल किससे बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके गाइस, दिस इज मेड अप ऑफ काइटिन। एंड प्लांट्स का तो जानते ही होंगे, प्लांट्स का जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। देन कम टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग है। न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग है ये तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो किस किस में प्रेजेंट होता है, किस किस में एब्सेंट होता है? पहले तो मोनेरा में तुम्हारा प्रोकैरियोट्स आते हैं, हम लोग जानते हैं ये बात। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं, ये बात हमको अभी अभी पढ़े हैं। तो हमारा मोनेरा में एब्सेंट होता है और बाकी सब में प्रेजेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। ये इजीली याद हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोट्स बट एब्सेंट इन मोनेरा, दैट इज इन प्रोकैरियोट्स। देन कम टू द बॉडी ऑर्गेनाइज्म। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है ये हम देखेंगे कि कौन एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है, या टिश्यू से बना है, या तुम्हारा ऑर्गन से बना है, या ऑर्गन सिस्टम से बना है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मोनेरा तुम्हारा यूनिसेलुलर है तो इसको सेलुलर लिखा है, एक सेल से बना होता है, वन सेल। तुम्हारा प्रोटिस्टा भी वन सेल से बना होता है तो ये सेलुलर हो गया, ठीक है। फंगी तुम्हारा किससे बना होता है? फंगी तुम्हारा मल्टी सेलुलर है एंड यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं थोड़ा लूज होते हैं, मतलब टाइट टिश्यूज नहीं है, तो इसीलिए तो हम इनको जल्दी मतलब खा जाते हैं मशरूम वगैरह को। ओके, सो ये मल्टी सेलुलर हो गया। देन प्लांट्स आर ऑब्वियसली टिश्यू से बने होते हैं और उनमें ऑर्गन सिस्टम भी होता है, ऑर्गन्स वगैरह भी होता है। ऑर्गन सिस्टम नहीं होता बट ऑर्गन्स होता है। ओके, एनिमलिया, एनिमल्स में तो टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। अब देखो मैं कुछ चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूँ तुम लोगों को एनिमल के टिश्यू के बारे में। एनिमल में टोटल 4 टिश्यू होते हैं। एक तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, ओके, दूसरा तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है तुम्हारा न्यूरल टिश्यू। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे।
बट मैं तो आप लोग को अभी बता देता हूँ ताकि आप लोग याद रख पाओ। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू। ये 4 टिश्यू हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में मिलते हैं। और ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स। ओके, देन कम टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरह से होगा? अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, यहाँ पे मिट गया है, इसको पहले लिख दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, सो लुक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे खाना लेते हैं। तो पहला देखेंगे मोनेरा। मोनेरा का कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं दे आर केमोसिंथेटिक एज वेल एज फोटोसिंथेटिक। एंड हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं साप्रोफाइटिक एंड पारासाइटिक। तो यहाँ पे आप लोग को मोनेरा में 2 तरह का मिलेंगे, एक तो तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक मिलेंगे एंड हेटरोट्रॉपिक मिलेंगे। ऑटोट्रॉपिक में तुम्हारा फोटोसिंथेटिक एज वेल एज केमोसिंथेटिक दोनों मिल जाएंगे, एंड हेटरोट्रॉपिक में साप्रोफाइटिक एंड पारासाइटिक मिलेंगे, बस होलोजोइक नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। देन प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप्स होंगे एंड हेटरोट्रॉप्स होंगे, और ऑटोट्रॉप्स का मेनली फोटोसिंथेटिक रहेंगे, केमोसिंथेटिक नहीं रहेंगे प्रोटिस्टा में। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना होगा कि प्रोटिस्टा में केमोसिंथेटिक नहीं मिलेंगे आपको। देन फंगी में सिर्फ हेटरोट्रॉपिक होंगे, ये तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स है ही नहीं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ए क्लोरोफिलस। क्या बोला जाता है इनको? ए क्लोरोफिलस। इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, ग्रीन प्लांट्स नहीं है ये, तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये क्लोरोफिलस बोलते हैं। तो दे आर हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स बेसिकली साप्रोफाइटिक एंड पारासाइटिक के हिसाब से काम करते हैं। देन कम टू द प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स तो आप लोग जानते हो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, अभी अभी मैंने पढ़ाया। देन हेटरोट्रॉपिक तुम्हारा एनिमल या एनिमल्स तुम्हारा हेटरोट्रॉप्स हैं, जो कि होलोजोइक भी होते हैं, साप्रोफाइटिक भी होते हैं, पारासाइटिक भी होते हैं, जिसके बारे में आगे हम और भी डिटेल से डिस्कस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे पहला जो है हमारा मोनेरा में। पहला किंगडम क्या है? मोनेरा में हम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो मैं तुम लोग को कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल है। सो यू गाइज कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। ओके, एक टेलीग्राम का मेरा एक ग्रुप्स है जिसका नाम है बायोलॉजिक्स। ओके, बायोलॉजिक्स, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन आस्क मी फॉर नोट्स, ठीक है। अगर टेलीग्राम नहीं कर पा रहे हो ज्वाइन, यहाँ पे तुम लोग वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आप लोगों को। इसका डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, देन सेकेंड थिंग, इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे जोड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं बायोलॉजिकल पोस्ट वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, तो इंस्टाग्राम आईडी है पवित्र.बाग। ओके, इसका भी लिंक दे दूंगा मैं। और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे बायोलॉजिकल पोस्ट करता हूँ, उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, एंड फेसबुक में भी जुड़ सकते हो। ओके, और तुम लोग इंस्टा में भी तुम लोग नोट्स के लिए डीएम कर सकते हो बच्चों। ओके, तो नोट्स के लिए